Jagat Sir Physics class. Today we are going to perform on a important article. That article is moving coil galvanometer. Today we have the topic. That topic is moving coil galvanometer, and I think this is the most important article of the chapter moving charge and magnetism. Students, before solving this and before doing this, its construction principle and working, we have to remind the article that we have completed in the last lecture. That topic was torque on a rectangular current carrying coil when placed in uniform magnetic field. Student, हमने जो लास्ट टाइम परफॉर्म किया था, लास्ट टाइम हमारे पास जो टॉपिक था, लेट्स रिकॉल अबाउट दैट टॉपिक वाज टॉर्क experienced by a rectangular coil when placed in uniform magnetic field. On the basis of that concept, we are going to deal with the article. That article is moving coil galvanometer. Although we have studied a little about the moving coil galvanometer, or simply we can say galvanometer, in the chapter 3rd, that was current electricity. करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने व्हीटस्टोन ब्रिज के अंदर गैल्वेनोमीटर लगाया था. आई थिंक व्हीटस्टोन ब्रिज में हमने पहली बार देखा था कि गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है ना. उसके बाद हमने उस पर ज्यादा बातें तो नहीं करी, लेकिन फिर भी हमें पता था, कुछ अंदाजा था कि गैल्वेनोमीटर क्या चीज होती है. तो गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर करंट एज वेल एज वोल्टेज. करंट और वोल्टेज को मेजर करने का काम करता है. वैसे इसकी सिंपल जो बात होती है वो कहा जाता है कि ये सेंसिटिव डिवाइस है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव डिवाइस है, जिसका काम है करंट को मेजर करना एज वेल एज वोल्टेज को मेजर करना. तो इन सभी बातों के बारे में हम पढ़ेंगे आज यहाँ पे स्टूडेंट. और तब तक जब तक आप सभी बच्चे लाइव आ जाते हैं, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क कर लेता हूँ. अटेंडेंस के बाद हम इस टॉपिक पे आएंगे, एंड दैट टॉपिक बिलीव मी इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स. ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आपकी अटेंडेंस ले लेता हूं, उसके बाद हम बात करेंगे इस टॉपिक पर. जो बच्चे लाइव आ चुके हैं अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें. आयुषी, अर्शप्रीत कौर, मनिंदर सिंह, संदल, जसलीन, ऐश, जसमीन कौर, रुपिंदर कौर गिल, जसलीन कौर, सिमरनप्रीत कौर, मनजोत, हरमनप्रीत कौर, मनप्रीत, नेहा बिजू, तरसेम लाल, प्रशांत शर्मा. अच्छा सॉरी, ये आकृति है 12A से, सॉरी बेटा. प्रशांत शर्मा, पायल, कुलवंत, अच्छा ठीक है बेटा. अंशुल है 12A से, दमनजीत 12C से, गुरलीन बाजवा, सार्थक महाजन, हर्षित शारदा. जो बच्चे लाइव आ रहे हैं फटाफट से अपनी अटेंडेंस मार्क करा दें, उसके बाद हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे बेटा. रुपिंदर कौर, अच्छा ये इमरोज, ठीक है बेटा 12C. इमरोज 12C. इसके बाद जो भी बच्चा लाइव आ रहा है प्लीज अपनी अटेंडेंस मार्क कराए. अंकिता राणा, अंकिता 12C. बेटा जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो एक बार अपने अटेंडेंस मार्क करवा दें, और जो बच्चे लाइव आ चुके हैं वो बच्चे एक बार लास्ट का टॉपिक हमने जो किया था ना, टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा, उस टॉपिक को रिवाइज कर ले भाई. एक बार आप उस टॉपिक को रिवाइज कर ले. दैट टॉपिक वाज mb sin थीटा, वेयर m वाज magnetic dipole moment.
ओके गाइस, आप नोट कर लें इस चीज को और एक बार रिवाइज करके देख लें, ठीक है। जो जो बच्चे लाइव आ रहे हैं वो फटाफट से जबराज सिंह अपनी अटेंडेंस मार्क कराते जाएं। जो बच्चे बाद में लाइव आते हैं वो अपनी अटेंडेंस बाद में मार्क करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट के 10 मिनट्स में वो अपनी अटेंडेंस मार्क करवा दें, ठीक है। अब देखो आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। हेलो बच्चों, फिर से गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू आवर क्लास। Today we are going to start the concept. That concept is moving coil galvanometer. And believe me, this class is going to be very interesting. ठीक है, यहाँ पे आप जो आज सीख के जाओगे वो बहुत ही मजेदार चीज होगी, ठीक है। और उससे हमने केवल एक बात नहीं पढ़नी, उससे कम 4 to 5 थिंग्स हमने डिफरेंट और भी सीखनी है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दैट टॉपिक इज मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। आज के हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर, इसके बारे में हम कंप्लीट पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल, वर्किंग, और इसके साथ साथ बेहतरीन आर्टिकल हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर। दिस इज आवर टारगेट, ठीक है। आज का हमारा टारगेट ये है कि हम ये सारी चीजें कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास टॉपिक है मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर। We have the article, that article is moving coil galvanometer. देखो मूविंग कोइल गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल की बात की जाती है सबसे पहले कि इसका प्रिंसिपल क्या है। इसका प्रिंसिपल है बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम पढ़ा था कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर कोइल को, करंट कैरिंग कोइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, देन इट विल एक्सपीरियंस ए टॉर्क एंड दैट टॉर्क वाज इक्विवेलेंट टू, आपको याद होगा कि हमने टॉ इज इक्वल टू टॉ 1 प्लस टॉ 2 किया था और हमारे पास वैल्यू आई थी एम बी साइन थीटा, है ना। और मैंने आपको ये भी कहा था कि आप इस टॉर्क को पी साइन थीटा के साथ भी इक्वेट कर लो। देखो बच्चों, हमने 2 बातें सीखी हैं। एक बात मैं रफ बता देता हूं आपको सबसे पहले कि मेरे पास है टॉर्क, एक टॉर्क है मेरे पास एम बी साइन थीटा, एक टॉर्क मेरे पास ये है, और एक टॉर्क है मेरे पास पी ई साइन थीटा, है ना। एक टॉर्क है मेरे पास एम बी साइन थीटा और दूसरा है मेरे पास पीई साइन थीटा, ठीक है, पीई साइन थीटा। देखो बच्चों, दोनों में फर्क क्या है। यहां पे एम डील करता है मैग्नेटिक मोमेंट से, पी डील करता है इलेक्ट्रिक मोमेंट से, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। बी मैग्नेटिक फील्ड है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉर्क है और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वाला टॉर्क है। हमने दोनों की कंपैरिजन करी थी, ठीक है। हमने एक कहा था एक इलेक्ट्रिक है, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अब हमने पिछले आर्टिकल में क्या बात सीखी थी वो बात आप इसके प्रिंसिपल में लिख दो, चाहे बिना सोचे समझे। इसका प्रिंसिपल क्या है देखिए, इसका प्रिंसिपल है, मेरे साथ साथ लिखते जाइए आप लोग। व्हेन ए करंट कैरिंग coil is placed in uniform
magnetic field, it will experience a torque. It will experience a torque, and that torque is equal to mb sin थीटा. ठीक है भाई, अगर उस कोइल पे, रेक्टेंगुलर कोइल पे n टर्न्स हो, for n टर्न्स this torque becomes equal to n into m into b into sin थीटा. बच्चा पार्टी ध्यान रहे, मैग्नेटिक मोमेंट जो है ना m इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी बोल सकते हैं, सिंपली मैग्नेटिक मोमेंट भी बोल सकते हैं आप इसको. दिस इज करंट इनटू एरिया. दिस इज करंट I and A be the area of the coil. ठीक है ना. अगर मैं ये वैल्यू यहां पे रख दूं तो टॉर्क बन जाता है NIAB sin theta. This is the torque experienced by a rectangular coil when placed in uniform magnetic field. देखो बच्चों, कहीं ना कहीं जब मैं इस चीज को देखता हूं MB sin theta को, तो मैं सीधी सी बातें करता हूं. मैं घुमा के ज्यादा बातें नहीं बोलता होता, ठीक है, और घुमा के बातें भी नहीं करता. मैं सीधी बात अगर मैं बोलूं तो टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है जो किसके इक्वल है n into m वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, b वेक्टर के साथ. n m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. इसका क्या मीनिंग होता है? मैं बार बार आपको ये बात बताता हूं कि इसका क्या मीनिंग होता है. इसका मीनिंग होता है कि m वेक्टर और b वेक्टर जिस प्लेन में लाई करते हैं उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी किसकी, टॉर्क की रहेगी. ठीक है, टॉर्क की क्या रहेगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन रहेगी. डायरेक्शन ऑफ टॉर्क विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग m एंड b. प्लीज नोट इट डाउन. देखो ये जो बातें मैं कर रहा हूं ये बड़ी बेसिक बातें हैं. अब इन्हीं बेसिक बातों पे मुझे कॉन्सेप्ट को करना है. दैट कॉन्सेप्ट इज मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर. देखो बड़ी मतलब मैं कोई ज्यादा हैवी बात मैंने आपको नहीं बताई है. मैंने बहुत ही सिंपल बात बताई है कि जब करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं ना तो वो घूम जाती है. ठीक है ना. और घूमने का मतलब है कि रोटेटिंग इफेक्ट, मतलब घूमना, रोटेटिंग इफेक्ट. रोटेटिंग इफेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ फोर्स आती है. मोमेंट ऑफ फोर्स को टॉर्क बोलते हैं और उस टॉर्क की वैल्यू कितनी होती है, mb sin थीटा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो n into m into b into sin थीटा. ओके स्टूडेंट, m मैग्नेटिक मोमेंट है जिसकी वैल्यू है करंट इनटू एरिया. ओके, इसके डायमेंशंस भी हम चेक कर लेंगे, कोई बात नहीं, एक बार आप रुको, इसके डायमेंशन वाइमेंशन सब कुछ चेक कर लेते हैं. ठीक है, अब तक आपको समझने वाली बात यही है कि टॉर्क किसके इक्वल है, mb sin थीटा. हाँ, नंबर ऑफ टर्न्स उसमें ऐड हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है. ये n into m into b into sin थीटा. अब जहां sin थीटा आता है वहां क्या कहते हैं हम, दिस इज क्रॉस प्रोडक्ट. सो वी से m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर. इतनी बात को आप एक बार ठंडे दिमाग से भी सोच के देख लो कि क्या जगत सर ने सही कहा है. ठीक है, अगर सही कहा है तो आगे बढ़ते हैं, अगर गलत कहा है तो आप चेक बॉक्स में आइए और मेरे को बताइए. ये समझ में आई बात? आप चेक बॉक्स में आगे मेरे को बताइए. यहां तक बात क्लियर है? सभी बच्चों को यहां तक क्लियर है? मैं चेक बॉक्स ओपन कर रहा हूं, आप बताइए मेरे को. क्लियर है इतनी बात सभी बच्चों को? ठीक है, वेरी गुड. किरणदीप कौर, मुकुल सिंह जाखड़, आयुषी, प्रशांत, अर्शप्रीत, पायल, मंजू, जस्मीन, जसलीन, हरमनप्रीत कौर, नेहा बिजू, मनजोत कौर, अंकिता राणा, साहिबप्रीत सिंह. यानी कि आपको ये बात क्लियर है. अच्छा, अगर ये बात क्लियर हो चुकी है आपकी तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अपनी बात पे, कंस्ट्रक्शन पे बढ़ते हैं, इसकी वर्किंग पे बढ़ते हैं. मनरीत कौर, तनीषा शर्मा, ठीक है बेटा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों. मेरे को यही चेक करना था कि आप साथ साथ पढ़ रहे हैं कि नहीं. वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सही बच्चे ध्यान दे रहे हैं, इसका मतलब यही है. देखो भाई, अब
इसका जो डायग्राम मैं आपको बना के दे रहा हूं, ये डायग्राम मैं यूं मान लीजिए कि आपके सामने गैल्वेनोमीटर रख रहा हूं। थोड़ा सा आपको अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि फिजिक्स जो है वो अजम्पशन का नाम है, इसको मानना पड़ता है, फिर इसको फील करना पड़ता है, ठीक है, फिर जाके आपका कॉन्सेप्ट बनता है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले लेते हैं एक सॉफ्ट आयरन कोर। मैंने ऐसी एक सॉफ्ट आयरन कोर ली, ऐसे। मैंने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों ली है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, वो चीज भी मैं आपको बता के चलूंगा। अब इसके ऊपर क्या कर देता हूं, मैं वायर लपेट देता हूं। कैसे लपेटता हूं, मैं ढूंढ रहा हूं वायर, कोई मिल जाए मेरे को, फिर मैं बताऊंगा आपको कैसे लपेटा मैंने वायर। ये देखो भाई, बहुत लंबा चौड़ा वायर मिल गया मेरे को। देखो भाई बच्चों, अरे यार सुलझ ही नहीं रहा, ये उलझ के खड़ा हो गया। चलो कोई नहीं। जैसे कि मान लो मैंने ये कॉइल ली, इसके ऊपर अब मैं वायर माउंट कर रहा हूं। कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, भाई समझ रहे हो ना आप, ऐसे ऐसे वाउंड कर रहा हूं। भाई थोड़ी तकलीफ ज्यादा हो रही है मेरे को, क्योंकि ये वायर है ना सही से मेरे हत्थे नहीं चढ़ रहा। ऐसे ऐसे देखो, ऐसे आप समझ चुके होंगे, या मैं कुछ और लेके समझाता हूं आपको। ये लो भाई, चार्जर भी लाना पड़ेगा। आजा भाई तू ही आजा। ये देखो, ये इसके ऊपर ऐसे ऐसे वायर बाउंड कर रहा हूं, ऐसे 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 लपेट रहा हूं, है ना, ऐसे। अब आप देखो, इसको जब आप देखोगे तो आपको कैसे दिख रहा है, ऐसे ऐसे लाइन सी दिख रही है ना। देख लो ध्यान से, ऐसे वायर दिख रहा है आपको जो मैंने बाउंड किया है। अब मुझे क्या करना है, इस कोइल के ऊपर वायर बाउंड करना है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे वायर बाउंड करना है मेरे को, ऐसे। ये देखो मैंने इसके ऊपर वायर लपेट दिया, तो आपको ऐसे दिख रहा था ना, ऐसे। ये लो जी, ऐसे ऐसे। ये देखो भाई, अब आपको वायर लपेटा हुआ दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अब इस कोइल को आप अटैच करेंगे किसके साथ, एक स्प्रिंग के साथ, ठीक है। इस कोइल को अटैच करेंगे आप एक स्प्रिंग के साथ। ये लो जी, इस कोइल को हम अटैच कर देते हैं एक स्प्रिंग के साथ। इस कोइल को अटैच करना है एक स्प्रिंग के साथ, जोड़ देना है उसके साथ, ठीक है। और स्प्रिंग को अटैच करना है पॉइंटर के साथ। मेरी बात आप समझ रहे हैं कि आप स्प्रिंग को पॉइंटर से कनेक्ट करेंगे। भाई स्प्रिंग में अगर हलचल होगी तो पॉइंटर में भी हलचल होगी, ठीक है। तो मैं ये ऐसा पॉइंटर ले लेता हूं, ऐसा, ऐसा, है ना। ये मैंने पॉइंटर ले लिया। थोड़ा मेरे को ड्राइंग पेंटिंग करने का शौक ज्यादा है बच्चों, तो अपना शौक पूरा कर रहा हूं भाई। आप भी साथ साथ ड्राइंग एंड पेंटिंग कर सकते हैं। ये लो जी, ये देखो, थोड़ा सा पॉइंटर नहीं होता वो, जैसे कि गैल्वेनोमीटर देखते हो ना आप, उसमें पॉइंटर लगा होता ना, वही पॉइंटर है बच्चों, ये है ना, वही पॉइंटर है ये देखो, ये वो वाला पॉइंटर है। अच्छा, ये पॉइंटर कहां घूमता है, एक स्केल के ऊपर घूमता है, और वो स्केल मैं यहां बनाने जा रहा हूं। ऐसे ऐसे स्केल लगा होता है, ऐसे एक स्केल लगा होगा, ऐसे। थोड़ा तरीके से बनाते हैं भाई डायग्राम को। ऐसे ऐसे ये हमारे पास है, एक स्केल लगा है, सर्कुलर स्केल, ठीक है। सर्कुलर स्केल हमारे पास है, और हमने इस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और वो मैग्नेट्स जो हैं हमने जो लगाई हैं यहाँ पे, वो परमानेंट मैग्नेट्स हैं। परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स हमने यूज करी हैं, ऐसी मैग्नेट जिनको बाहर की कोई भी मैग्नेट अफेक्ट नहीं कर सकती। और इनका स्टाइल देख लो आप किस तरह से है। इनका जो शेप है वो हॉर्स शू टाइप है, घोड़े के नाड़ के आकार की मैग्नेट्स हैं, ठीक है ना। मैंने यहां पे यूज करी है परमानेंट मैग्नेट्स, परमानेंट
मैग्नेट्स, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स लिख लो भाई, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, परमानेंट स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। दीज आर ऑफ हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स, घोड़े के नाड़ के आकार में, हॉर्स शू टाइप मैग्नेट्स। देखो भाई क्या क्या फायदा होगा इसका, घोड़े के नाड़ के आकार के हमने मैग्नेट्स लिए हैं। कैसे मैग्नेट्स लिए हैं? ऐसे मैग्नेट्स लिए हैं, ऐसे मैग्नेट्स लिए हैं हमने, इस तरह की शेप के जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं? रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? रेडियल है। अगर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है तो टॉर्क को लेके आओ, बुला के लाओ उसको फटाफट से। हमने क्या किया? इसके कारण रेडियल मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे कन्वर्ज होगा। मतलब यहां अगर मैं ये नॉर्थ पोल ले लूं और ये साउथ पोल ले लूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से कहां निकलती है? नॉर्थ से लेकर साउथ तक। उनकी डायरेक्शन कैसी रहेगी? ऐसी ऐसी ऐसे ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल। मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? रेडियल है जी, कन्वर्जिंग होंगी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है। क्या कहते हो? और देखो हमने क्या कहा कि ये जो डब्बा जिसके ऊपर हमने वायर बाउंड कर रखा है, दैट इज मेड अप ऑफ, यानी कि ये जो कोईल है ये सॉफ्ट आयरन की बनी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर, और इसके ऊपर हमने क्या किया? वायर बाउंड किया है। अब सॉफ्ट आयरन हमने क्यों लिया है? सबसे पहले मैं यही बात बता देता हूं, सॉफ्ट आयरन हमने क्यों लिया है। देखो आपने एक चीज देखी होगी कि लोहे का एक टुकड़ा ले लो आप, और लोहे का टुकड़ा लेके अर्थ में ना उसे ना दबा दो, अंदर मिट्टी के अंदर दबा दो, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दबाना आपको। कुछ टाइम बाद आप उसे निकाल के देखो, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। ये चीज तो हमारी प्रैक्टिकल चीज है, इसको तो आप चाहे घर पे करके देख लेना। आज ही लोहे का टुकड़ा लेना, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दबा देना और थोड़े टाइम बाद निकाल के देखना, वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता मिलेगा। मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि आयरन हैज सम वंडरफुल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, it has some wonderful magnetic property and that property is its highest permeability। इसकी permeability बहुत तकड़ी है, बहुत अच्छी permeability है। बहुत अच्छी permeability का क्या मतलब होता है कि ये ऐसा सबस्टेंस है जो बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो सकता है, और इसका मैग्नेटाइजेशन बहुत लंबा चलता है। ऐसा नहीं है कि ये एक बार मैग्नेटाइज हो गया तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। इसका मैग्नेटाइजेशन काफी लंबा चलता है। मेरी बात को दोबारा ध्यान से नोट करें कि सॉफ्ट आयरन कोर लेने का रीजन क्या है मेरा? इसकी हायर परमेबिलिटी, मतलब इसके साथ ज्यादा से ज्यादा फील्ड लाइन एसोसिएट होंगी, ठीक है भाई। इसकी परमेबिलिटी बहुत अच्छी है, परमेबिलिटी बहुत अच्छी है तो ये मैग्नेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है, इसके मैग्नेटाइजेशन बहुत लंबी भी चलती है, मतलब बहुत ज्यादा फील्ड लाइन इसके साथ क्या हो सकती है? जुड़ सकती है। दैट्स व्हाई हियर वी हैव टेकन द सॉफ्ट आयरन कोर, हियर वी हैव टेकन द सॉफ्ट आयरन कोर। इस चीज को आप नोट कर लें, अपने वर्ड्स में लिख लें, ठीक है, कि हमने सॉफ्ट आयरन कोर क्यों लिया है। अब देखो बच्चों, हमने अपनी जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइन रेडियली जा रही है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, उसका क्या रीजन है, क्यों लिया है हमने रेडियल। आओ एक बार चर्चा करते हैं इस पे। अगर मैं यहां से देखूं तो टॉर्क इज इक्वल टू मेरे पास क्या है? एन आई ए बी साइन थीटा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि एन आई
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ध्यान रहे ए इज द एरिया वेक्टर और बी इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखो आपका मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, रेडियल, ऐसा मतलब ऐसे जा रही है ना। और अगर आपको इस एरिया की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉप करते हैं। जब भी आपको एरिया की डायरेक्शन निकालनी हो तो आप क्या ड्रॉप करते हैं भाई, मान लो मैं कुछ चीज लेके आ रहा हूं, हाँ जी, मान लो मेरे पास एरिया है, ये एक चीज है, मान लो मैं यहां खड़ा हूं, मेरे को इस एरिया की डायरेक्शन देखनी है तो मैं क्या करता हूं, ड्रॉप द नॉर्मल टू दिस एरिया। ड्रॉप द नॉर्मल टू दिस एरिया मतलब नॉर्मल कैसे निकल के आएगा, ऐसे निकल के आएगा, है ना। फील करके देखो यार, इसमें से नॉर्मल निकालो, ऐसे ऐसे। ड्रॉप द नॉर्मल इन द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वर, मैं हूं ऑब्जर्वर, मेरी डायरेक्शन में नॉर्मल ड्रॉप कर दो, वही एरिया की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि कहने का क्या मतलब है, ये आपके पास यहां एक एरिया एलिमेंट है, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, आपकी फील्ड लाइन रेडियल आ रही है सारी की सारी, यानी उस नॉर्मल के साथ एंगल हमेशा कितना रहेगा, 90 डिग्री। यानी कि इन ईच एंड एवरी सिचुएशन एंगल विल बी 90 फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। आप इस चीज को नोट कर लें, मैं इसको रब करने वाला हूं, ठीक है, रब करके हम अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। देखो जी, अपनी बात को थोड़ी सी आगे बढ़ाता हूं मैंने क्या कहा, टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी साइन थीटा। एन जहां पे नंबर ऑफ टर्न्स है, आई करंट है, ए एरिया ऑफ द कॉइल है, बी स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। फॉर रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड के लिए थीटा इन ईच एंड एवरी सिचुएशन थीटा विल बी 90 डिग्री। इफ थीटा इज 90 डिग्री, मैक्सिमम टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड, दैट मैक्सिमम टॉर्क इज इक्वल टू एन आई ए बी एज साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1। दिस इज द मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय द कॉइल। देखो भाई बात कैसी है, सुनो दोबारा ध्यान से। एक कॉइल है, कॉइल के ऊपर वायर बाउंड कर रखा है और उसको एक स्प्रिंग से जोड़ रखा है। अब कॉइल में कोई हलचल होगी तो स्प्रिंग क्या करेगा, स्प्रिंग फोर्स को रिस्टोर करेगा। स्प्रिंग का यही काम होता है भाई, स्प्रिंग आपसे, जैसे कि स्प्रिंग हमने सोफे में लगे नहीं लगे होते स्प्रिंग, पुराने टाइम के सोफे देखना, गाड़ियों की सीट जो होती है उसमें स्प्रिंग लगे होते हैं। तो स्प्रिंग का क्या फायदा होता है, जैसे ही नीचे जाएगा रिस्टोर हो जाएगा उसमें फोर्स, फिर वैसे ही ऊपर आ जाएगा, आ जाता है ना। तो स्प्रिंग का कहीं ना कहीं काम क्या होता है, रिस्टोर करने का काम होता है। तो हमने यहाँ पे स्प्रिंग जोड़ रखा है इसके साथ कि जैसे इसमें इधर गया या इधर गया तो इसमें एक रिस्टोर हो जाएगी फोर्स, और वो रिस्टोरिंग फोर्स के कारण ये उसकी मीन पोजीशन पे वापिस आ जाएगा, अपनी मीन पोजीशन पे वो क्या आ जाएगा, वापिस आ जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे स्प्रिंग क्यों अटैच किया, ये इसको स्प्रिंग के साथ क्यों जोड़ा है, क्योंकि जैसे ही कॉइल में हलचल होगी ना वैसे ही स्प्रिंग में भी होगी, और स्प्रिंग के अंदर क्या होता है, एक फोर्स रिस्टोर होता है। यहाँ पे फोर्स नहीं है, ऑल्दो यहाँ पे टॉर्क है, तो फिर टॉर्क रिस्टोर हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है, रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि मैक्सिमम टॉर्क विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दिस कॉइल, ये कॉइल मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी, दैट इज इक्वल टू NIAB। अब भाई स्प्रिंग लगा है ना, तो स्प्रिंग के बारे में मेरे को बातें याद है 11th क्लास से कि यहां पे होता है रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट x। तो F रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस ऑफ kx। माइनस हम क्यों लेते हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर अपोजिट टू ईच अदर, सो वी हैव टेकन द नेगेटिव साइन, ठीक है। यहां पे k क्या होता है, k होता है भाई स्प्रिंग कांस्टेंट,
स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना। अब यहां पे बात यहां इस केस में क्या हुई, ट्विस्टिंग, थोड़ा बहुत घूमेगा ये इधर या उधर, ट्विस्ट बोलते हैं आप इसको, ट्विस्टिंग। तो यहां पे फोर्स किस जगह पे घूमेगा तो मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा, यानी कि रीस्टोरिंग टॉर्क कितना होगा यहां पे, रीस्टोरिंग टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंगल ऑफ ट्विस्ट, से दैट इज 5 I have considered as angle of twisting, angle of twist। तो मेरे पास रीस्टोरिंग टॉर्क कितना आ गया, इज इक्वल टू माइनस ऑफ k इंटू 5, k इज नोन एज टोरोजनल कांस्टेंट, दिस इज द k, ठीक है, दिस इज द k, यानी कि ये आपके पास है रीस्टोरिंग टॉर्क और ये है आपके पास इक्वेशन 1 वाला डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, है ना। अब जितना डिफ्लेक्शन हुआ है उतना ही क्या होगा, रीस्टोर होगा। बच्चा पार्टी मेरी बात बड़ी ध्यान से सुनो कि जितना यहां पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, ठीक है, यानी कि जितना डिफ्लेक्टिंग उतना ही रीस्टोरिंग। जगह साफ करनी पड़ेगी भाई, इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करो, इक्वेट 1 एंड 2, 1 एंड 2 को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट 1 एंड 2, इक्वेट 1 एंड 2 इक्वेट करेंगे तो वो क्या करता है हमें कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है हमारे पास, NIAB इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, मैग्नीट्यूड ले रहा हूं K5, ठीक है। तो यहां से 5/I की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाती है, NAB अपॉन K, 5/I इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाय K। अब देखो बच्चों, हमारे पास जो बातें आई हैं वो गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या बातें आई हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हमने क्या, गैल्वेनोमीटर को हमने डिफाइन किया, गैल्वेनोमीटर को ऑल्दो हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था और वहां पे भी हमने ये बात कही थी, इसके बारे में एक बेसिक सी बात बोली थी कि दिस इज वेरी सेंसिटिव डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, मेजर भी करता है, डिटेक्ट भी करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट एज वेल एज वोल्टेज, ठीक है ना बेटा। यानी कि ये एकमात्र ऐसी डिवाइस है जो करंट के साथ साथ वोल्टेज को मेजर करने का काम भी करता है। ऐसी ऐसी बातें आप नोट कर लो, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा बच्चा पार्टी, तो आप उन बातों को नोट कर लीजिए। हाँ, मैं एक बात को रिपीट बहुत बार करता हूँ, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर and detect the presence of small electric current as well as voltage, ठीक है। ये वोल्टेज और करंट को मेजर करने का काम करता है, लेकिन थोड़ा करंट मेजर करता है, ज्यादा मेजर नहीं करता। ये क्यों नहीं ज्यादा मेजर कर सकता, ठीक है, वो हम इसके कन्वर्जन्स में पढ़ेंगे, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ठीक है ना। आप मेरी ये बातें नोट करते जाएं कि गैल्वेनोमीटर इज ए सेंसिटिव डिवाइस used to measure the small amount of electric current as well as voltage। इतनी बात क्लियर है। अब देखो मेरे पास रिजल्ट कहां से आया कि यहां पे जितना डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा उतना ही रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, दोनों को इक्वेट किया, मेरे पास आया 5/I, 5 is the angle of twist, I is the current that we have supplied in the coil। जो coil को हमने करंट दिया है, इस coil में से जो करंट, इस ये जो टर्न्स है ना, इनमें से जो करंट हमने पास किया है that is the I, ठीक है। m नंबर ऑफ टर्न्स है, a एरिया ऑफ द coil है, b स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है, k टोरोजनल कांस्टेंट है, ठीक है ना। इतनी बातें आप याद कर लो, ठीक है। इनको एक बार देख लो सभी बच्चे, एक बार देख के मुझे यहाँ पे आपको कोई डाउट अगर आया है तो आप मुझे बता दो प्लीज, ठीक है। मैं अपना चैट बॉक्स ओपन कर रहा हूं, यहां तक आपको समझ में आया हो तो प्लीज बताइए कि क्लियर है हमारा यहां तक आर्टिकल, ठीक है। यहां तक आर्टिकल क्लियर है सभी बच्चों का, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट नहीं है अब तक,
ठीक है बेटा, इसका मतलब तुम साथ साथ पढ़ रहे हो सारे के सारे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अर्शदीप कौर, किरणदीप कौर, तनीषा शर्मा, साहिलप्रीत सिंह, अंकिता राणा, जबराज सिंह, मनजोत कौर, मनरीत कौर, जसमीन कौर, प्रशांत शर्मा, सार्थक महाजन, हरमनप्रीत सिंह, हरमनप्रीत कौर, मनिंदर सिंह, गुरलीन बाजवा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पायल, नो डाउट। गौरी, समझ में आ गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मंजू चौधरी, यस सर, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। यानी कि हर बच्चा मेरे साथ साथ पढ़ रहा है, दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहां पे जो 5/I आया है, इसका नाम है करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी हम इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम इसे? करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी, देखो इसका क्या फायदा है, क्या ये बताता है हमें। देखिए 5/I basically deals with the concept of current sensitivity। देखो भाई, करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? एक तो होता है, मान लो ये गैल्वेनोमीटर ले लो, ठीक है, और ये करंट मेजर कर रहा है, मान लो I is equal to 20 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, ये करंट मेजर कर रहा है। ये गैल्वेनोमीटर है, G1 गैल्वेनोमीटर है, ठीक है ना, G1 है। और एक है G2, ये भी करंट क्या मेजर कर रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर करंट मेजर कर रहा है, ठीक है। इसमें मान लो कि डिफ्लेक्शन जो होता है वो हो जाता है 180 डिग्री का, और इसमें हो जाता है डिफ्लेक्शन कितना? 30 डिग्री का। मतलब 180 डिग्री का डिफ्लेक्शन हो गया तो इसके बाद तो ये तो मेजर ही नहीं कर पाएगा, इसकी तो कैपेसिटी इतनी है। जबकि ये 30 डिग्री हुआ है तो इसके बाद भी क्या कर सकता है? मेजर कर सकता है। तो अच्छा कौन सा रहेगा? मेरे ख्याल से G2 वाला अच्छा रहना चाहिए, ठीक है। तो यहां कहीं ना कहीं 5/I भी हमें यही बात कहता है कि कितने एंगल के लिए कितनी डिफ्लेक्शन है, सॉरी कितने करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन है, कितने करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन है, दैट इज द करंट सेंसिटिविटी। मेरी बात आप समझ लीजिए कि कितने एंगल के लिए, ठीक है, कितने करंट के लिए कितनी डिफ्लेक्शन है, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। ओके, ठीक है भाई, सुन लो 5/I है ये, ठीक है। और 5/I से ही समझते होंगे कि 5 इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट एंड I इज द करंट, है ना। तो 5/I क्या बताता है? फॉर ए गिवन करंट हाउ मच विल बी द deflection, how much will be the deflection? Okay guys, okay, now one thing I have observed from here कि 5/I, that is current sensitivity, is directly proportional to किसके? Directly proportional to number of turns. If we increase the number of turns, then 5/I will increase, ठीक है। मेरी बात आप ध्यान से सुन लीजिए कि 5/I is directly proportional to n, यानी कि करंट सेंसिटिविटी इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन करंट सेंसिटिविटी is directly proportional to number of turns। नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज्यादा रहेगा, नंबर ऑफ टर्न्स कहां पे? ये रहे, आपको दिख तो रहे नंबर ऑफ टर्न्स। अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रहेगा तो करंट सेंसिटिविटी ज्यादा होगा। एक बात इसमें जो बात मैं आपको बताने वाला हूं वो बात है वोल्टेज सेंसिटिविटी की। वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होती है कि इस I इज इक्वल टू क्या होगा? V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू क्या बनेगा? I इज इक्वल टू बनेगा V/R। तो वैल्यू रखिए तो 5/I की जगह V/R, है ना। दिस इज इक्वल टू NAB/K, है ना। तो 5 इज इक्वल टू 5/V, दैट इज इक्वल टू NAB डिवाइड बाय K इनटू 1/R। अब देखो बच्चों,
This phi by V means this is voltage sensitivity. अब देखो बहुत सारे बच्चे जब देख रहे हैं तो phi by V को किसके डायरेक्टली डिपेंडेंट मान रहे हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n. ये भी आ रहा है, आप देखते होंगे यहां जो आपके पास आंसर आया उसमें पता लग रहा है आपको कि phi by V is directly proportional to n. आपसे कोई पूछे कि वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करती है, देन योर आंसर विल बी आई थिंक यस, बट आंसर इज नो. ये गलत बात है. अब ये गलत बात कैसे गलत बात है, लेट अस चेक. देखो मेरी बात सुनो कि जब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेगा तब आई थिंक लेंथ तो बढ़ेगा. अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? 100% श्योर बढ़ेगा भाई. इफ मैं लिख देता हूं, ये चीज आप नोट कर लो. इफ नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज, अल्टीमेटली लेंथ विल इंक्रीज and R is directly proportional to L, so resistance will increase. रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा. मतलब क्या है, अगर आपने ये इस n को बढ़ाया तो ये R बढ़ के खड़ा हो गया, है ना? यानी ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल बढ़ रहे हैं. तो क्या phi by V नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा. अगर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा. मतलब ये दोनों फैक्टर एक दूसरे को क्या करते जाएंगे, नेगलेक्ट करते जाएंगे. और phi by V की वैल्यू क्या रहेगी, इंडिपेंडेंट रहेगी किसके, नंबर ऑफ टर्न्स के. यानी कि phi by V means voltage sensitivity is independent of number of turns, is independent of number of turns, is independent of number of turns. बच्चों ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से आपको याद रखनी है, ठीक है? बहुत ही अच्छे तरीके से आप इस चीज को याद रखेंगे. मेरी बात को बहुत ही तरीके से याद कर लो, ठीक है? आप इन चीजों को एक बार नोट करो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है? और देखते हैं कि हमें अब क्या करना है. अब हमें करनी है कन्वर्जेंस, ठीक है? आई थिंक आपका टाइम हो चुका है, तो कन्वर्जन हम करेंगे कल के लेक्चर में, ठीक है? तो जितने भी बच्चे हैं, आज का लेक्चर कैसा लगा? कल हम करेंगे कन्वर्जेंस, करेंगे कुछ एक अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, इसका एक डायग्राम और भी करेंगे बेटा. ये डायग्राम तो मैंने आपको बताया था जो प्रैक्टिकल पर्पसेस में यूज होता है. कल मैं आपको बताऊंगा थ्योरेटिकल डायग्राम बताऊंगा और कन्वर्जेंस मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है? एंड बिलीव मी दिस टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग. आप ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे, ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है? तो अब आप अपने डाउट्स शेयर कर दीजिए. क्लास कैसी थी ये भी बता दीजिए, ठीक है? क्लास के बारे में जरूर बताइएगा. चैट बॉक्स ओपन कर लो सभी बच्चे. सभी बच्चे चैट बॉक्स में आएंगे. समझ में आया? अरे वेरी गुड. हरमनप्रीत कौर, क्लास वाज रियली गुड सर, थैंक यू बेटा. किरणदीप, वेरी नाइस लेक्चर सर, थैंक यू बेटा. सार्थक महाजन, वेरी गुड सर, थैंक यू. जैस्मीन, वेरी इंटरेस्टिंग. जसलीन, क्लास वाज वेरी इंटरेस्टिंग सर, थैंक यू बेटा. मनिंदर, 100%, वेरी गुड. प्रशांत, वेरी नाइस सर. मंजू, क्लास वाज गुड एंड इंटरेस्टिंग. दमनजीत, क्लास वाज गुड. मनरीत, क्लास वाज सुपर. और मनजोत, very interesting class. Imnandan Preet Kaur, class was interesting. Ankita Rana, class was interesting. Harsimran Kaur, attendance mark कर लेना सर 12A, बिल्कुल कर लें बेटा 12A. Harsimran, okay. Sahil Preet Singh, class was very nice, thank you बेटा. Tarseem Lal, enjoyed your class sir. Akriti 12A, thank you बेटा, thank you. Harsimran Kaur, थैंक यू. गुरलीन बाजवा, थैंक यू बेटा. एंड पायल, क्लास वाज इफेक्टिव. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू जितने भी बच्चे
यहाँ पे लाइव आ रहे हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं जो लाइव नहीं आ रहे उनको भी मोटिवेट करो लाइव आ जाएं। जगत सर बोर नहीं करेंगे आपको ज्यादा, ठीक है? मैं बोर नहीं करता होता कभी ज्यादा कोशिश यही रहती है कि आपके लिए इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग क्लास में लेके आऊं। तो बच्चा, जितना भी बच्चा मेरे से जुड़ा हुआ है, प्लीज ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि आप लाइव क्लासेस को अटेंड करें, ठीक है? ये लाइव क्लासेस आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगी। मैंने इनके लेक्चर्स बहुत ही तरीके से प्रिपेयर किए हैं, बिल्कुल भी बोर ना होने देना, ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक है? कि आप मेरी क्लासेस में बिल्कुल भी बोर ना हो, ठीक है स्टूडेंट्स? तो इसी बात के साथ आज हम अपनी क्लास को करते हैं समाप्त, ठीक है? मिलते हैं कल नए लेक्चर के साथ। नया लेक्चर होगा हमारा कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है? एंड इस लेक्चर को आप बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपेयर करेंगे घर जाके। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।